अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और आज है जनाब जुमा, और जुमे की जो फील है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, दुआओं वाली, बरकतों वाली, रहमतों वाली। अच्छा, हमेशा फ्राइडे को ना मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि फ्राइडे में एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें दुआ कबूल होती है। तो उसमें जब आप दुआ करें तो मुझे और मेरी टीम को भी याद रखें, और मेरे फादर के हवाले से भी ज़रूर दुआ करिएगा कि आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत दे और अच्छी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और तमाम लोगों के वालिदैन का साया जो है उनके सर पर सलामत रखे। अच्छा जी, तो जुमे के हवाले से आज हम बात करते हैं। जुमे का दिन वैसे ही बड़ा मुबारक दिन होता है, लेकिन जुमे के दिन होता क्या है? जुमे के दिन जिनकी बहुत बड़ी फैमिली होती है ना, जैसे कि जब मैं अपने ददियाल वालों के साथ या हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब रहा करते थे, तो क्या होता था कि बहुत सारे लोगों को ना जल्दी होती है हर चीज़ की, और सारे लोग एक साथ में सबको कपड़े प्रेस करने होते हैं, सबको सारी चीज़ें करनी होती हैं, ख़वातीन भी जो है वो मसरूफ़ होती हैं, सबको जो है वो तैयारी करनी होती है। तो ये काम ना आप पहले ही करके रख लिया करें, ताकि छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो टाइम ज़ाया ना हो। वैसे तो रोज़ाना ही इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि सुबह के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, उसमें 10-10, 5-5, 2-2 मिनट जो ज़ाया होते हैं, तो आप यकीन करें ये तकरीबन आपका 1-1.5 घंटा जो है छोटे छोटे कामों में ज़ाया होता है। और ये जो छोटे छोटे काम होते हैं क्या होते हैं जी? ठीक है, क्या हो गया जी, शलवार जो है वो प्रेस नहीं है, शर्ट जो है वो प्रेस नहीं है। अच्छा, अभी किसी और की प्रेस हो रही है। अच्छा ठीक है, वो वाला जो ड्रेस है वो नहीं मिल रहा, लाइट चली गई, ओहो नाश्ता बनाना था, गैस नहीं आ रही। अच्छा जी, कपड़े धुलने थे वो नहीं धुल सके। अच्छा क्या हुआ है जी, वो कोई इत्र लगाना है वो नहीं मिल रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, इनमें होता है टाइम ज़ाया। तो जुमे के दिन से ही जो है ना मंडे तक आप प्लान कर लिया करें, और छोटे छोटे 2-2 मिनट 3-3 मिनट जो है वो बचाएं। और पैनिक जो होती है घर में, सबके साथ में सब पूछ रहे होते हैं किसी की ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, उससे बचने के लिए एक दिन पहले ही जो भी काम करना हो आपने उसकी तैयारी कर लिया करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम के हवाले से बात करते हैं। मौसम जो है कराची का वो कैसा है? कराची का मौसम अच्छा है, बेहतर है। और अब क्या है कि ऐसा मौसम है क्योंकि रात में ना बंदा स्लीपी स्लीपी फील करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आँख खुल जाती है अगर तो आप अच्छी नींद नहीं सोते हैं। लेकिन आजकल के मौसम में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी लेज़ीनेस आ गई है, रातें जो हैं उसमें खुनकी है, दिन में गर्मी है। लेकिन महकमे मौसमियात क्या कह रहा है ये भी जान लेते हैं। ये तो मेरा अपना तज्जिया और तबसरा था मौसम के हवाले से। तो जी, महकमे मौसमियात हमें बता रहा है कि रात के औकात में हल्की खुनकी जो है वो महसूस की जाएगी। अच्छा, शहर कायद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। शहर कायद का ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, और कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड जो है वो किया जाएगा। अच्छा, अब मौसम की ओवरऑल सूरत हाल जो है वो जान लेते कि 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो बस हमारी स्क्रीन पर जो है ये हम आपको दिखाते हैं मौसम की सूरत हाल, फोरकास्ट ऑफ द डे। सो हियर वी हैव ऑन आवर स्क्रीन कि जी 11 बजे जो मौसम है वो रहेगा 33 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 35 सेंटीग्रेड, 1 बजे रहेगा 36 सेंटीग्रेड और 2 बजे रहेगा 36 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम हाई कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट की। कौन कौन सी समातें हैं, कौन कौन सी अहम हेयरिंग्स हैं? तो जी, मिसिंग पर्सनस के हवाले से आज जो है वो समात होने जा रही है। इसके अलावा जो है बल्कि इसकी ना तस्हीह कर लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट के हवाले से एक और ख़बर है जो कि है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री मनसूखी है ये उसका मामला है, और जामा कराची और वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा की गई है। अच्छा जी, अदालत की फरीकैन को आइंदा समात तक जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने दरख्वास्त की मज़ीद समात 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने जामा कराची का डिग्री मनसूखी का फैसला अबूरी तौर पर मुअत्तल कर रखा है। अच्छा जी, तो ये जो फरीकैन है उनके हवाले से भी उनको आइंदा समात तक की जो है वो मोहलत दी गई है। अच्छा जी, अब कुछ हेल्थ के हवाले से बात कर लेते हैं। हेल्थ के हवाले से क्या है जी? हेल्थ के हवाले से आजकल बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार है। नज़ला, बुखार, खांसी, सर दर्द, और बहुत सारे बच्चों के जो है वो पेट में भी दर्द है जिसकी वजह है कीड़े। अच्छा जी, बच्चों के पेट के जो कीड़े हैं उसके इलाज और बचाव की जो मुहिम है अब वो शुरू की गई है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, और बच्चों के पेट के कीड़ों के इलाज और इससे महफूज रखने की मुहिम के इंतज़ामात का जो है वो जायज़ा लिया गया है। मुहिम 6 रोज़ा होगी, 3 नवंबर से शुरू होगी। 6 लाख बच्चों को
खुराक जो है वो पिलाई जाएगी। और इजलास में जो फैसला किया गया है उसमें ज़िले इंतज़ामिया और मुतालिका इदारे मरबूत कोशिश करें, ऐसा कहा गया है कमिश्नर कराची की जानिब से। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अहदाफ हासिल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये जो मुहिम है इसमें जो है वो बढ़ चढ़ कर आप जो है वो अगर साथ देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा जी, सोने की क्या प्राइस है? सोने की जो कीमतें हैं आलमी मार्केट में वो क्या हो गई जी? सस्ती हो गई हैं। सोने की कीमतें सस्ती हो गई हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड सेट्स, गोल्ड इयरिंग और गोल्ड की ज्वेलरी जो होती है लगती तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आप ख़रीद भी लें, लेकिन फिर डर लगता है कि वो जो डाकू है, चोर है, जो चोरी डकैती है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा सजेशन तो यही है, सोना ख़रीदें, ज़रूर ख़रीदें, लेकिन पहन के बाहर ना आर्टिफिशियली जाएं। तो सोने की जो कीमत है उसमें हो गई ये कमी और सोने की उड़ान को ब्रेक लग गए हैं। और ये जो ब्रेक लगे हैं इसके बाद सरमायाकारों की जानिब से सोने के जो सौदों में फ़रोख्त का रुझान है वो उसके हवाले से हम बात करेंगे। आलमी मार्केट में सोना $35 कमी से $4115 फ़ी औंस तक गिर गया। एक तोला सोना 3500 रुपये मज़ीद सस्ता हो गया। एक तोला सोना 4,33,862 रुपये तक गिर गया। 10 ग्राम सोना 3001 रुपये सस्ता हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,71,996 पर आ गई है। अच्छा जी, अब फ़्लाइट शेड्यूल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फ़्लाइट शेड्यूल, कराची से रवाना होने वाली 7 परवाज़ें जो हैं वो आज भी मनसूख हैं। कौन कौन जा रहा है कराची से, वो ये ख़बर गौर से सुन ले कि 7 परवाज़ें ऐसी हैं जो कि मनसूख हुई हैं। कराची से रवाना होने वाली परवाज़ें तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बाइस जो हैं वो मुअत्तल हो गई हैं। कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK 609 मनसूख हुई है। कराची से दुबई एयर ब्लू की परवाज़ PA 1110 मनसूख हुई है। कराची से मस्कत ओमान एयर की परवाज़ WY 324 मनसूख। कराची से इस्लामाबाद एयर सियाल की परवाज़ PF 123 मनसूख। कराची से लाहौर एयर सियाल की परवाज़ PF 143145 मनसूख हो गई है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है और इस सूरत हाल में अब आज जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा। वैसे इसमें ना मेरा एक सजेशन ये है आप लोगों के लिए, या आप लोग ये कर सकते हैं कि जब आपकी फ़्लाइट बुक हो जाती है तो आप ज़रूर कन्फर्मेशन कॉल किया करें एयरपोर्ट पे और जो मुतालिका हुकाम है उनसे ज़रूर पूछा करें कि भाई हमें इस दिन जाना है या हमें शाम को जाना है, तो सुबह कॉल करके ज़रूर उनको कन्फर्मेशन कर लिया करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो शेड्यूल टाइमिंग्स है ना वो इसी तरह होते हैं और उसमें जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है तकनीकी वजूहात के बायस। चले जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट, टॉप स्टोरीज़ आपके साथ में शेयर करेंगे। मेरी चाय आ गई है, टी ब्रेक, आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद करनी है ढेर सारी बातें। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। तो भाई टॉप स्टोरीज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट बसीम भाई ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बसीम भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई? बसीम भाई ये बताएं कि मौसम की जो सूरत हाल है उससे कराची आइट्स ना बड़े खुश हैं आजकल के। भाई चले जी, ठंड आ रही है, कुछ ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है, लाइट जाना कम हो जाएगी। आपने इतनी रिपोर्टिंग की है इस हवाले से, गैस, बिजली, लोड शेडिंग, पानी के इशूज़, अपनी सेल्फ असेसमेंट बताएं, क्या लगता है लोड शेडिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी, लोगों के घर में लाइट आना शुरू हो जाएगी? ये जो लोग खुश हो रहे सारे, चलिए जी बिजली का बिल भी कम हो जाएगा और अब बिजली भी आया करेगी, हो जाएगी कमी? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, ना सिर्फ बिजली के बिलों में कमी वाक़ई होगी बल्कि लोड शेडिंग की सूरत हाल भी बेहतर होगी, क्योंकि मौसम सरमा में, विंटर में जो है वो बिजली का इस्तेमाल कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू समर। हाँ। ज़ाहिर बात है कि पंखे नहीं चलते, AC नहीं चलते और जो बिला वजह की लाइट्स हैं वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि लोगों की कोशिश होती है कि सर्दियों में अपनी जगह एक किसी रूम में अगर वो उन्होंने सेटिंग कर ली है तो फिर वहीं पे बैठे रहें, चाहे वो TV देखते रहें फिर या फिर बुक्स पढ़ते रहें जी उनके, या फिर वो फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह वो यूज़ करते रहते हैं। तो विंटर में तो यकीनन बिजली की जो इस्तेमाल है उसमें कमी वाक़ई होती है, और तो इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि लोड शेडिंग भी कम ही हो जाती है, यूज़ कम हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम गैस के हवाले से बात करें तो गैस का बहरान जो है वो संगीन हो जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो सर्दी ज़्यादा पड़ती है और बलूचिस्तान में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो जो वहाँ पे गैस का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीटर। जैसे कोयटा हो गया, कलात हो गया, यहाँ पर ज़ाहिर बात है कि सख्त सर्दी पड़ती है तो यहाँ पे हीटर के बगैर रह नहीं सकते और हीटर चलता है गैस के ऊपर। तो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि गैस बहरान जो है वो संगीन हो जाता है, तो उसको फिर मैनेज करना पड़ता है, फिर उसको मैनेज करना पड़ता है। चलिए जी, बसीम भाई ये कह रहे हैं, बसीम भाई की असेसमेंट ये है कि जी लोड शेडिंग जो बहुत ज़्यादा हो रही है
ये हो जाएगी कुछ कम, बिजली के बिल कम हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है ना वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि जो बिजली के बिल कम होंगे ये इसलिए कम होंगे कि आप लोग और हम लोग एसी चलाना छोड़ देंगे, पंखे चलाना छोड़ देंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम होगा तो ज़रा बिजली का बिल कम हो जाएगा। इसमें के इलेक्ट्रिक का कोई ऐसा खातिर खा जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं है। और लोड शेडिंग शायद इसलिए बेहतर हो जाए कि वो जो लोग हैं जो बकौल के इलेक्ट्रिक के लाइन लॉसेज हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिलिंग के इश्यूज़ हैं, हो सकता है वो तमाम लोग जिन्होंने बिल नहीं भरे हैं वो तमाम लोग जो है वो बिल भरना शुरू कर दें और अपनी गली के बाकी लोगों के ऊपर वो रहम खा लें। जी ठीक है, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अब हम किसी तरीके से बिल भर दें ताकि आने वाली गर्मियों में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो वसीम भाई, उन लोगों के इलेक्ट्रिक के बारे में तो हम बात करते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में भी कोई बात कर दें, कोई मैसेज दे दें जिनकी पूरी गली किसी एक या दो फर्द की वजह से या पूरा एरिया 5 या 6 या 50 लोगों की वजह से सर्वाइव करता है और लोड शेडिंग में अंधेरे में डूबा रहता है। देखिए, ऐसे लोगों को बिजली का बिल जिम्मेदारी के साथ बाकायदा अदा करना चाहिए हर महीने। ठीक है, आप यूटिलिटीज़ जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो उसका पेमेंट भी, उसकी बिलिंग भी तो आपको ही करनी है ना। कोई आपका अगर पड़ोसी क्यों करेगा? अच्छा, चोरी क्यों करते हैं बिजली? सीधी सीधी बात यह है कि अगर आप के घर के अंदर लोड मौजूद है, लोड यानी कि मुख्तलिफ एसी की सूरत में, अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो यकीनन आप उसका बिल भी अदा करें। सही, ठीक है। अगर आपके घर में ज़्यादा लाइटें हैं या पंखे हैं या फ्रिज है, वॉट एवर, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं जो कि ज़्यादा बिजली लेती हैं, अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको फिर आप निकालें, कम उसकी लाएं, ज़रूरत के तहत लाएं। आप लोग जो चोरी करते हैं ना, उससे फिर जो है वो उसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये निकलता है कि दूसरे लोगों को उनके हिस्से का जो है ना बिजली का बिल ना सिर्फ अदा करना पड़ता बल्कि लोड शेडिंग की भी अजियत जो है ना उन्हीं लोगों की वजह से जो है ना दूसरे लोगों को झेलनी पड़ती है। दूसरे लोगों को झेलनी पड़ती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए जी, जितने भी लोग बिजली का बिल नहीं भरते हैं, प्लीज़ फॉर गॉड सेक बिजली का बिल पे करें। आपकी वजह से बाकी लोग भी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक के ऊपर कंप्लेन की जाए, उनको बताया जाए कि भाई हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है, तो वो कहते हैं जी मीडियन लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं, फला एरिया में इतने लोगों ने मैक्सिमम एक मैक्सिमम तादाद बताते हैं कि जी अगर 70% लोग रहते हैं तो वहाँ पर 10% लोगों ने बिल नहीं भरा। तो ये जो 10% हजरात हैं जिसमें बिजली चोरी करने वाले, बिल ना भरने वाले लोग हैं, प्लीज़ पे करें बिल, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे घरों में बुज़ुर्ग भी हैं, आपकी वजह से बहुत सारे घरों में जो है वो प्रॉब्लम है, लोग परेशानी का शिकार है। तो जैसे तैसे करके भी बिल भर दें। और अब तो सर्दियों में तो प्लीज़ भर ही दें, क्योंकि अब जो है वो बाकी बिल जो ज़्यादा बिल आता है अगले महीने का जैसे आएगा तो उसमें जो है वो कुछ कमी वाक़ई हो जाएगी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और एक और टॉप स्टोरी जो है वो शामिल करते हैं। अच्छा जी, ये एक और टॉप स्टोरी है जी, और ये है KDA से रिलेटेड। अच्छा जी, KDA से रिलेटेड, KDA में अरबों के ठेके टेंडर के बगैर देने का इंकशाफ हुआ है। मतलब आप इमेजिन करें, KDA जैसा इदारा जो कितनी अपनी, मतलब कहना चाहिए लोग इसके ऊपर कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, यहाँ पर लोगों के कितने सारे मामलात ऐसे होते हैं, वहाँ पर अरबों के जो ठेके हैं वो बग़ैर टेंडर के जो है वो देने का इंकशाफ हुआ है। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इसके बारे में जो है वो बात करते हैं, वसीम भाई से पूछते हैं। वसीम भाई, पहले तो लोगों की समझ के लिए, लोगों की आगाही के लिए ये बताइए कि KDA जो है वो किस तरह काम करता है और लोगों के लिए ये क्या फैसिलिटेशन करता है, उसके बाद फिर हम इसके टेंडर के ऊपर आए। देखिए, KDA जो कि अगर हम बात करें, ये एक अहम और सरकारी इदारा है। हाँ, ठीक है। अच्छा, हम भी बचपन से इसका नाम सुनते आ रहे हैं, KDA। यस, मैंने भी बहुत नाम सुना है। हाँ। जो घरों की तामीरात जो कि KDA के ज़ुमरे में आती है, उसकी अगर देखा जाए तो किसी हद तक नहीं बल्कि जो नक्शे वगैरह हैं वो पास करके देना, साइट इनके इंजीनियर्स का विजिट करना, देखना कि कौन देखना क्या है, मंजिल मकान कानून के मुताबिक है, KDA के जो रूल्स हैं या फिर जो कानून है उसके खिलाफ, उसके साथ ही है, यानी कि कराची डेवलपमेंट। तो अब यह है कि ये इसके अहम काम है, और जो दीगर अहम काम है जाहिर बात है कि वो भी इससे मुंसलिक हैं। और ये KDA का इदारा भी नया तो है नहीं, पुराना है। लेकिन देखें, फिर वही बात आती है ना कि जो काली भेड़ें हैं वो सब जगह ही मौजूद होती हैं। अब ये जो मनपसंद अफराद को ठेके दिए गए हैं बिना टेंडर के, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। देखें, ये 1 या 2 रुपए का तो ठेका है नहीं जी,
100-200 रुपए का भी ठेका नहीं है, सही, ना हज़ारों का है, ये अरबों रुपए के ठेके हैं ना। अरबों रुपए के ठेके ऐसे कैसे चले गए, किसको मनपसंद को दिए गए? बिल्कुल तो इसकी तो शफाफ इंक्वायरी करनी चाहिए कि इनके अंदर जो करप्ट अनासर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ठेके दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनसे पूछगछ की जाए, तहकीकात की जाए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। सही, यकीनन इनका माली मफाद होगा, तभी इन्होंने मनपसंद बिल्कुल। मतलब बंदा हैरान रह जाता है, इंसान हैरान रह जाता है कि ना 100 रुपए ना 200 रुपए अरबों के ठेके बगैर टेंडर के आपने कैसे दे दिए। अच्छा, इसके ऊपर सूबाई वज़रा नासिर शाह और जाम खान शोरो जो है मुश्तरका तौर पर उनकी जानिब से कहा गया कि वो तहकीकात करेंगे, लेकिन यहाँ तक बात पहुँच जाती है उससे पहले कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि क्या हो रहा है, ठेके कैसे दे दिए, टेंडर क्यों नहीं हुआ, कौन किसने कैसे जो है वो अपना पार्टिसिपेशन कर लिया। हमारे मुल्क का और हमारे मुआशरे का अलमिया ये है, यही है कि जब पानी सर से गुजर जाता है तो उसके बाद फिर जो है तहकीकात होती हैं, उसके बाद फिर इक़दाम उठाए जाते हैं। अगर ये तमाम तर चीज़ें पहले कर ली जाएँ और एक अफसरान के ख़िलाफ़ जो कि करप्शन कर रहे होते हैं या फिर अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं, इंतज़ामी जो उमूर हैं या क़वानीन हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं, तो उनको सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि दूसरे लोगों के लिए भी वो सबक हो, यानी कि इबरत का निशान हो कि भाई हमने जिस अफसर ने ये क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है उसको ये सज़ा दी है, तो ये आगे भी लोग जो है ना वो भी फिर जो है बाज रहेंगे, वो फिर इन तमाम तर जो अपने इख्तियारात के तजावुज़ नहीं करेंगे। लेकिन अलमिया ये है कि कोई भी सरकारी इदारा हो, वहाँ पर इस तरीके से जो सज़ा और जज़ा है वो देखने में नहीं आता, और अगर हो भी जाए तो उसका असर उस जो सज़ा पाने वाला अफसर होता है उसको ख़ास कोई मुतासिर नहीं करता। बस वो होता है कि मअतल हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, वो जाऊँगा, उसके बाद दोबारा बहाल हो जाऊँगा। तो ऐसी सख्त सज़ा होनी चाहिए कि जिससे जो है वो नेक्स्ट टाइम वो किसी भी किस्म का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके, नेक्स्ट टाइम वो नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। अच्छा, ये जो करप्शन के मामलात होते हैं, अब जैसे कि इंकशाफ हुआ कि जी अरबों रुपए के ठेके दे दिए, अब जब जिसने दिए होंगे डेफिनेटली उसका कोई ना कोई तो असर रसूख होगा, डेफिनेटली उसने अगर इतना बड़ा काम किया है तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ें होती है ना कि किसी के सामने आ जाती है, तो किसी के सामने भी नहीं आती। जब काम हो जाता है, करप्शन हो जाती है, सारा मसला ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इनको याद आता है अच्छा ये हो गया, फिर उसके बाद वो तहकीकात होती हैं, फिर वो तहकीकात कितनी प्रोलॉन्ग होती हैं, कौन उसमें शामिल है कौन नहीं है, ये इस तरह का सिस्टम क्यों है? जब कोई चीज़ प्रोसेस में होती है, जब कोई चीज़ इस तरह से गलत हो रही होती है, तब क्यों नहीं क्रैक डाउन होता? देखें, करप्शन जब होती है तो ये एक फ़र्द वाहिद नहीं करता, ये पूरी चीन बनी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, आप मेरे पास हैं, मैं सरकारी अफसर हूँ, मैंने आपसे आपके काम के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की, ठीक है ना, मुख्तलिफ फ़ीले बहाने करके। मैं ये नहीं बोला कि रिश्वत के तौर पर दें, भाई आपका काम होगा, मुझे 5 लाख रुपए दे दें, इसको देने होंगे, उसको देने होंगे, उसको देने होंगे, तो ये पूरी चेन बनी हुई होती है। तो यही है कि जो भी जिस तरीके से जिन्होंने मनपसंद अफराद को बिना टेंडर के ठेके दिए, टेंडर इज़ अ लीगल प्रोसेस, अखबार में दिया जाता है, किसी भी ठेका देना हो तो टेंडर जारी किए जाते हैं अखबारों में ना, उस तमाम तर चीज़ों को क्यों नहीं फॉलो किया? ये तो सिंपल इज़ दैट के खुली करप्शन है ना, खुली करप्शन, खुला मतलब जो है हाँ, वो मतलब ये बिल्कुल आंखों के सामने एक होने वाली चीज़ है ना। तो माली ये जो इंतजामी उमूर की गफलत है, यानी कि उसको जो है वो फॉलो नहीं किया गया, तो ये तो बनती है तहकीकात। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो भी अफसरान हैं जिस महकमे में भी हों, उनके खिलाफ ऐसी जो है वो तहकीकात करके सज़ा दी जाए ताकि दूसरे आने वालों को उनके लिए सबक आमोज़ हो, इबरत का निशान हो। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह से ना अगर जब भी इस तरह की करप्शन हो तो फ़ौरन से क्रैकडाउन करें, इस तरह की करप्शन हो तो फ़ौरन से जो है वो इंतज़ामिया को हरकत में आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम डैट के ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, करप्शन हो जाती है, उसके बाद ख़बर आती है, हम भी खबर पढ़ते हैं, फिर यही सामने आता है कि जी तहकीकात होंगी। अभी भी जिस तरह से जो सूबाई वज़रा उन्होंने कहा जी हम इस हवाले से तहकीकात करेंगे, तो इससे पहले ही जब कोई इस तरह से इतने बड़े इदारे में अगर टेंडर का मामला है तो किसी ना किसी के नॉलेज में तो होगा, तो उस टाइम ही उसको रोकना चाहिए था, उसके ऊपर क्रैकडाउन करना चाहिए था। बाद में लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है क्योंकि केडीए एक रिनाउंड जो है वो इदारा है, लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं, उनकी जो बिल्डिंग्स के हवाले से, उनके जो नक्शे होते हैं उसके हवाले से जो है वो वहाँ पर काम हो रहा होता है, असेसमेंट हो रही होती है। तो यू नो इट्स अ मैटर ऑफ पीपल, ये लोगों को बताते हैं कि जी ठीक है आप अपनी रिहाइश के लिए इस तरह का नक्शा बना सकते हैं, ये नक्शा पास होगा, ये नक्शा नहीं होगा। तो कराची में आप देखें ना कि अगर जो डेवलपमेंट होती है या बिल्डिंग की जो साख्त होती है या ओवरऑल जो उसकी चीज़ें होती हैं
वो इन लोगों के ज़िम्मे होती हैं। तो इस तरह की अगर करप्शन सामने आएगी तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। अच्छा जी, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अगली स्टोरी शामिल करते हैं। और अगली स्टोरी क्या है जी? अगली स्टोरी जो है पड़ोसी मुल्क से है जी। और पड़ोसी मुल्क से जो खबरें आती हैं ना वो ऐसी आती हैं, नफ़रत पसंद खबरें, शिद्दत पसंद खबरें। मोदी सरकार ने जो है अब मुसलमानों के साथ कोई नया रूल बना दिया। मोदी सरकार ने जो है वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चला दिया। ये जो बीजेपी है, मैंने पूरी दुनिया, यकीन करें, मैंने अपनी पूरी दुनिया में बीजेपी जैसी फजूल किस्म की जमात नहीं देखी। ये सिर्फ मुसलमान मुखालिफ एजेंडा लेके इंडिया में सियासत करते हैं। और आप यकीन करें कि हमारे लोग जितना ज़्यादा वार्म वेलकम करते हैं ह्यूमैनिटी को, इन लोगों को तमाम तर, अगर वहाँ से कोई आ भी जाए, उनका कोई जर्नलिस्ट भी आ जाए तो उनको भी बड़ा वार्म वेलकम करते हैं, एक ह्यूमैनिटी दिखाते हैं, ह्यूमन एंगल दिखाते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इंडिया से अगर बीजेपी की सरकार मुसलमान मुखालिफ सियासत या मुसलमान मुखालिफ मैनिफेस्टो एजेंडा ही निकाल दे तो मोदी क्या करेगा? मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आती, उसके पास तो है ही कुछ नहीं सिवाय मुसलमान मुखालिफ एजेंडा बेचना, मुसलमानों को तंग करना, उनके मज़हब की हर चीज़ के ऊपर बात करना। ये काम है मोदी सरकार का। और ज़बरदस्ती लोगों से इम्प्लीमेंट करवाना अपने ही जो है वो मज़हब को, ये काम है। और अभी भी कुछ ऐसे ही हुआ कुछ ऐसा है कि जो ये मोदी सरकार है इसने ये किया है कि मोदी सरकार ने अब वहाँ पर जो मुसलमानों की बिल्डिंग्स थी, जो मुसलमानों के जो घर थे, वो भी गिराने शुरू कर दिए, वो भी मिसमार करने शुरू कर दिए। और इसके अलावा अब यही खबर सामने आई कि वहाँ पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। अच्छा, अब इस प्रोटेस्ट की वजह ये बनी कि क्योंकि आपको पता है कि जब इवेंट आते हैं या मुस्लिम इवेंट्स होते हैं तो डेफ़िनेटली मुस्लिम्स अपने इवेंट्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। ईद हो, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, तो उसके ऊपर जो वहाँ पर मसाइल होते हैं कि जी आप वहाँ पर गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते या दीगर इश्यूज़, तो छोटी छोटी बातें लेकर वो बड़े इश्यूज़ बनाते हैं। और अब उन्होंने वहाँ पर जो मुसलमानों के घर हैं, जो जगहें थी, बिल्डिंग्स थी, दीवारें थी, वो मिसमार करना शुरू कर दी, जहाँ पर उन्होंने अपने हवाले से कोई भी चीज़ें जो लिखी हुई थी। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर ये है कि अब मोदी सरकार जो है उसने ट्रंप के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। और ये खबर जो है ये इस तरह से है कि भारत की मोदी सरकार ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए, रूस से तेल की ख़रीदारी में कटौती की तैयारियां शुरू कर दी। और इसके ऊपर ये मिसाल बड़ी सादिक आती है कि अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, तो वाकई मोदी सरकार जिस तरीके से बहुत ज़्यादा अमेरिका के हवाले से खामोश थी और इंडिया की आवाम उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही थी बीजेपी को कि जी आप अमेरिका से अपने टाइज ख़त्म करें, जी आप अमेरिका से ये करें, अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, अमेरिका ने ये नए वीज़ा रूल्स दिया है, अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया या वोटेवर। उसके बाद अब उन्होंने फाइनली जो ट्रंप है उनकी बात मान ली है। और अब भारतीय मीडिया के मुताबिक, ये खबर भी भारतीय मीडिया के मुताबिक ही मैं कोट कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की बड़ी ऑयल रिफाइनरीज़ ने रूस से तेल की तैयारी बिल्कुल कम या ख़त्म करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इस हवाले से नरेंद्र मोदी पर ताक ताक कर निशाने लगाए और कहा कि ट्रंप बोले जंग रोको, मोदी ने लड़ाई बंद कर दी। अब ट्रंप ने कहा रूसी तेल मत खरीदो, मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस ने पाक भारत जंग रोकने के अमरीकी सदर के अब तक के जो 56 बयानात हैं उन पर भी भारतीय हुकूमत के नाम तंजिया पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। 56 दफ़ा ट्रंप ने कहा है कि जी वो उन्होंने मीडिएशन का किरदार अदा किया और पाकिस्तान जीता। और पाकिस्तान अगर पाकिस्तान नहीं रुकता तो इंडिया के औसान ख़ता हो गए थे, मतलब इंडिया उनके यहाँ रोना धोना शुरू हो गया था। उसके बावजूद भी अगेन वो उन्हीं के ऑर्डर ओबे कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब आपको कि एक आरएसएस बीजेपी जिसका नज़रिया कुछ और था है मुसलमान मुखालिफ, दूसरा उनकी आवाम जो कि अब अमेरिका के ही ख़िलाफ़ बयानात देती है, अमेरिका के भी ख़िलाफ़ है, मोदी ने अमेरिका की बात मान ली, कितना क्योस है? देखें अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई हम बात कर रहे थे कि मोदी सरकार ने बिल आखिर घुटने टेक दिए और इंडिया में मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है उसके ऊपर वसीम भाई आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो मुसलमानों के साथ सलूक कर रहा है इस वक्त मोदी और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंतहाई शर्मनाक है।
और दिल दुखता है कि हमारे मुसलमान भाई वहाँ पर जिस तरीके से मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किल ज़िंदगी के अय्याम गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी मदद और नुसरत अता करे और ऐसे हुक्मरानों से उनकी निजात दिलाए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मोदी सरकार है वो जब भी आई है उसने जो है वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ वजूहात को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को जवाब बनाकर मुसलमानों पर वहाँ जो रहते हैं, हालांकि एक बड़ी अक्सरियत वहाँ पे मुसलमानों की रहाइश पजीर है, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तकलीफ़ दी है और इस वक्त भी जो है वो मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुसलमानों को जो है वो तकलीफ़ देने के। तो इसके लिए ना सिर्फ जो इंडियन हुकूमत है उसको इन तमाम तर इक़दामात से, इन तमाम तर जो चीज़ें वो कर रही है उससे बाज रहने की ज़रूरत है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपना किरदार अदा करे और जो इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें हैं वो भी इंडिया में जाके मोदी हुकूमत की जो ये तमाम जो शर्मनाक हरकतें हैं उसको बेनकाब करे और मोदी हुकूमत को रोके। देखिए हमारे इस्लाम में तो यह है कि कोई भी शख्स हो जिसका एक खून का कतरा भी गिरेगा या तो वो कहा जाता है कि खाना काबा की हुर्मत के बराबर है, यानी कि तो ये तमाम तर चीज़ें देखनी चाहिए। जो आलमी इदारे हैं उनको पेनिट्रेट करने चाहिए इंडिया के अंदर कि वो इस तरीके से क्यों मुसलमानों पे या किसी एक कौमियत पे या किसी जो जमात है या जो उस पर जुल्म कर रहे हैं, जुल्म से बाज रखना चाहिए, ये वो नहीं। और दूसरी बात, अगर तेल के हवाले से बात करें तेल के हवाले से बात करें तो तेल जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 जब पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो हुआ था कशीदगी हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने 2 जहाज़ गिराए थे, उसके बाद फिर इसी इंडिया को अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी और उसके बाद से कुछ जो ख़बरें आई थी आलमी सतह पर कि इंडिया जो है वो रूस से तेल ख़रीद रहा है और मुआहदे भी हुए थे। तो मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त अमेरिका कहाँ था। अब जो है चले खैर अभी भी सही है कि अमेरिका का जो है वो प्रेशर आया है, दे रहा है, दुरुस्त है। तो अब इंडिया की जो पॉलिसी है, खारिजा पॉलिसी है, वो तमाम तर जो अमेरिका की जानिब से जो ट्रम्प के बयानात आए हैं वो अब खुल के सामने आ गए हैं कि ये लोग जो दावे करते हैं कि हम जो है वो आज़ाद हैं, हम अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, तो इससे पता चलता है कि आज़ाद नहीं है। आज़ाद नहीं है ना, क्योंकि उनकी जो अपनी आवाम है अब उन्होंने तनकीद शुरू कर दी है कि भाई आपने क्यों बात मानी। वो तो ये कह रहे थे ना कि आप बात ना माने और आप ये सारा कुछ करें, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं ना उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से बात की है कि भाई नहीं ठीक है, फिर अब देखें ना हमारे साथ यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम इन दैट सेंस कि वो उनके मुल्क में बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं इंडिया को, क्योंकि इंडिया में अगर आप इंडिया की ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी देखें ना वसीम भाई, अगर आप इसी के ऊपर बात करें कि उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो वो आप अगर किसी और कंट्री से कंपैरिजन करें ना तो बंदा कहता है यार ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पर या मूवीज़ की हद तक ही हैं। मतलब उनका जितना भी करिश्मा है वो आपको ड्रामों में नज़र आएगा, उनका सारा जितना भी आपको कुछ भी नज़र आता है ना वो आपको सिनेमैटिक इफ़ेक्ट्स के अंदर नज़र आएगा। उनकी हर चीज़ वो अपनी मूवीज़ के थ्रू, हर चीज़ वो अपनी जो है ना ड्रामा के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू, सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही शो कर रहे होते हैं, और वो भी फेक। चलो अगर कोई रियलिटी भी दिखा रहा हो तो भी बात है, अक्सर उनकी मूवीज़ में इस तरह की जो है ना वो स्टोरीज़ होती हैं जो बिल्कुल फेक होती हैं, उन्हीं की अपनी कंट्री के हवाले से, दूसरी कंट्रीज़ के हवाले से कोई इतनी रियलिटी नहीं है इन दैट सेंस कि वो जितनी वहाँ पे दिखाते हैं कि बड़ा रिच कंट्री है और इस तरह के लोग हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है। इनफैक्ट एक तकरीब हो रही थी तो जो कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग थे तो मोदी सरकार ने उस पूरी कच्ची बस्ती को ढक दिया था, और कच्ची बस्ती वाले कह रहे थे कि जब इंटरनेशनली ये कॉन्फ्रेंस हो रही है या वो एक इवेंट था तो उस वक्त लोगों ने वहाँ से गुजरना था, तो उन्होंने अपनी पूरी कच्ची बस्तियाँ जो थी उनको ढक दिया था। इनफैक्ट जिन लोगों का हाल ये हो कि वो अब ये सोच रहे हैं कि जी हमने किस तरीके से अपनी खुद की बिल्डिंग्स बनानी है, जो ताजमहल देख देख के ये आइडियाज़ जनरेट करते हैं कि जी दूसरी बिल्डिंग्स भी ऐसी बने, या जो बाकी जो जितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि मुगलिया बादशाहों ने वहाँ पर बनाई हुई हैं या मुसलमानों ने बनाई हुई हैं, उन शाहकारों को देख देख के तो वो अब अपनी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, उन शाहकारों को देख देख के तो वो आइडियाज़ जनरेट करते हैं। तो आप सोचें कि उसकी जो उस कंट्री की रियलिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, उन्होंने 2-3 चीज़ों में ज़रूर अपने आप को ग्रूम किया है। एक, वो जिस फील्ड से रिलेटेड होते हैं उसमें वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, क्रिकेट हो या फिर एजुकेशन हो। एजुकेशन वहाँ पर हर बंदा हासिल करता है। क्रिकेट में अगर कोई है तो वो ग्राउंड रूट लेवल से ही जो है ना वो उस तरीके से
पैशन के साथ खेलेगा, वहाँ पर आर्टिस्ट या आर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप बाकी चीज़ें देखें तो बाकी चीज़ें आपको उस तरह से मिसिंग है, बाकी चीज़ें आपको नहीं नज़र आएंगी वहाँ पर। मैं किसी हद तक आपकी बात से इख्तलाफ करूँगा। हाँ। फिल्मों के हवाले से बात करें, देखिए हाँ। पहले ज़माने में ये था, जब जहाँ तक मुझे याद है कि फैमिलीज जो है ना, यानी कि खाना खाने के बाद किराए पे वीसीआर लाए, किराए पे टीवी लाए और इंडियन फिल्में सब बैठ के देखते थे। लेकिन अब इस हद तक इंडियन फिल्में बेहुदा हो चुकी हैं, इस हद तक वल्गर जो उसमें कंटेंट आने लगा है कि शर्म आता है ओवरऑल। यानी कि वो ये कहते हैं कि हमारी फिल्में, हमारा फलाना, हमारा धमाका। मुझे दूसरी चीज़ ये कि हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें। देखें, कोई चीज़ छुपती नहीं है, कोई रवैया छुपता नहीं है, सही है। अब चाहे वो हाथ मिलाने की बात हो या कुछ भी हो, हमने जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये होती है कि भाई हमारा क्रिकेट बोर्ड, हमारी क्रिकेट टीम जो है वो नंबर 1 है। नहीं, वो तो बीसीसीआई की जो इजारादारी थी वो अकड़ पाकिस्तान ने निकाल दी। वो तो पाकिस्तान ने, अब तो पाकिस्तान ने उनको बता दिया कि भाई इस तरह से है तो ऐसे ही है, ठीक है। मैं तो ये बात कर रही हूँ कि उनका जो पैशन है, यानी अगर हम उनका कंपैरिजन करें ना, जिस तरह से वो दिखाते हैं कि जी इंडिया में पता नहीं कोई जो है ना वो जहाज पे बैठ बैठ के लोग जा रहे हैं, या पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं, लोग पता नहीं कितने अमीर हैं, 5,000 करोड़, 25,000 करोड़, मतलब ये सारी चीजें, ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं है। और वो जिस तरीके से जितना दिखाते हैं कि वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, तो उनकी रोशन ख्याली का हाल ये है कि अगर मुसलमानों के जो त्यौहार आते हैं वो उसके ऊपर भी उनको जो है वो अकीदत से वो भी नहीं उनको मनाने देते। तो रोशन ख्याली का हाल तो ये है वहाँ पर कि अगर जो मुस्लिम एक्टर्स हैं वो उनको बुला बुला के शो में ये पूछते हैं, अच्छा ये बताएं कि आपने अपने बेटे का मुस्लिम नाम रखा है तो उसके पीछे क्या वजह थी, मतलब भाई वो मुस्लिम है तो अपने बेटे का नाम मुस्लिम ही रखेगा। यानी उन्होंने तो जो शाहरुख खान का जो बेटा था उसके साथ जो सारा सिनारियो बना या सारा कुछ हुआ, ठीक है, उनका जो भी इशू होगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे जो उनके अपने जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है मोदी सरकार जो उनके बड़े एक्टर्स हैं, मुस्लिम एक्टर्स हैं, उनको टारगेट करती है। तो ये ब्रॉड माइंडेड कहाँ से हुए? अच्छा, ये कौन सी रोशन ख्याली है? मैं कहूँगा कि ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा है जो कि आपको जो है रोशन ख्याली ना दे सके। बिल्कुल। ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा कि एजुकेशन हासिल करने के बाद आप जो है उसके बावजूद आप कुंद ज़हन रहे। देखें, तालीम हमें जो है ना वो मोहब्बत करना सिखाती है, एक दूसरे का एहतराम करना सिखाती है, ठीक है, एक दूसरे के काम आना सिखाती है। ये नहीं कि ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा है कि ना हम एक दूसरे के काम आ सकें, बल्कि हम एक दूसरे को तनकीद करें और एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने की कोशिश करें और दूसरे की तज़हीक करें कि भाई मैं इतना। भाई हमारे यहाँ से फवाद खान जाएँ तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, आतिफ असलम जाएँ तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, मायरा खान जाके काम करें तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, हानिया आमिर गई तो उनकी तरफ से प्रॉब्लम हो गई। पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो ये है कि इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को, फ़न को वेलकम करता है। मतलब हमारे यहाँ ये बदतमीज़ियाँ नहीं होती जो कि वहाँ पर की जाती हैं। हाँ, अगर जंग की बात है तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। क्यों अपनी डिग्निटी पे क्यों किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पर बात है मैच की, जैसे मैच की आपने बात की, तो भाई पाकिस्तान वॉज रेडी कि हैंडशेक हो कोई इशू नहीं है, ये तो उनकी तरफ से प्रॉब्लम निकली ना। तो ये रवैया आज का नहीं, ये हमेशा का रवैया है। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान ने ना मई से लेके अब तक, मैचेस तक और मेन इवेंट तक बता दिया कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है, वी आर चेंज नाउ। अगर आप तरीके से बात करेंगे तो ओके, नहीं करेंगे तो फाइन विद दैट। तो हमने अब इंडिया को जब समझाना शुरू किया है ना, तो इंडिया को अब ये समझ में आ गई है कि भाई अब पाकिस्तान के साथ उस तरह से डील आउट नहीं किया जा सकता। अब इधर दीगर मुल्कों से भी बनानी पड़ेगी और बाकी जगहों पर भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वसीम भाई आप देखें ना, इधर बांग्लादेश है, उनसे उनका इशू है, दूसरा इधर चाइना है, इंडिया का उनके साथ उनका इशू है, इधर उनके लोग कहते जी उन्होंने अमेरिका के साथ में जो है वो अपने टाइज ख़राब किए। तो ये सारी सूरत हाल है। ये वही मोदी सरकार है, ये वही आरएसएस है जो अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। जी पाकिस्तान को आइसोलेट करना तो दूर, आज पाकिस्तान दुनिया के बीच में खड़े होकर लीड कर रहा है। कौन सी ऐसी कंट्री है जो पाकिस्तान के साथ अपने टाइज अच्छे नहीं करना चाहती? कौन सा ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ जो है वो डेवलपमेंट या ट्रेड की बात नहीं करना चाहता? तो आज मोदी सरकार जो है वो अकेले खड़ी हुई है और उसके साथ कोई नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से है कि जी पाक फौज ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको बताया कि बस होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हो रही और एक ही जवाब आता है और सॉलिड जवाब आता है, उसके बाद कहते हैं बस दिस इज़ इनफ। तो इंडिया के साथ वो हुआ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ना सिर्फ दिफाई मैदान में, जंगी मैदान में पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी फोर्सेस को जितना सलूट किया जाए कम है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या बर्री फौज हो,
उन्होंने एब्सोल्यूट जो है वो जवाब दिया और बड़ी खुशी होती है दिल से। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी, लॉ इन्फोर्समेंट इदारे थे जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया। इंडिया की जो हमारे मैचेस हुए थे, पाकिस्तान उसमें हारा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान मोरल ग्राउंड में इसलिए जीता कि देखें, हाथ मिलाने की तरबियत जो है ना, हमारे बुजुर्ग हमारे वालिदैन देते हैं, ठीक है, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, तो इस वजह से उन्होंने शर्मिंदगी खुद, जो जिल्लत है ना, खुद उन्होंने जो है वो अपने के गले लगाई। पूरी दुनिया में इनकी जो है ना वो पसपाई हुई है, जो जगहसाई हुई है। इशू ये था कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम थी, उनके जो प्लेयर्स थे, जब ये वहाँ पे जा रहे थे खेलने के लिए मैचेस, तो उन्होंने कहा वो आ रहे हैं, वो तो यूज टू ही नहीं है, तो इंडियन क्रिकेट टीम तो हाथ मिलाने के लिए यूज टू ही नहीं है, तो उनको तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया कि इशारे किए और इशारे रखे और आपस में बैठ के एक पूरा जो है वो वीडियो बनाया और वीडियो अपलोड किया। उसके बाद से तो इंडिया में इस तरह से सिचुएशन थी कि लोग अपने ही प्लेयर्स को, लोग अपने ही जो क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उसको ही कह रहे थे कि जी, तनकीद भी कर रहे थे और कह रहे थे कि जी देखिए ये आपने क्या किया। तो जब भी उनकी तरफ से इस तरह का कोई एक्ट होता है ना, तो अब पाकिस्तान जब जवाब देता है उसके बाद पूरी दुनिया से भी जवाब आता है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रही है। जब उन्होंने वीडियो अपलोड की तो आप सोचें कि वो वीडियो जो है वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई, इतनी ज़्यादा वहाँ पर इंडिया के अंदर वो वीडियो जो है वो रोटेट हुई और इतना उन्होंने इस हवाले से ख़बरें लगाई और अपनी ही सरकार को बुरा भला भी कहा इंटरनली। वहाँ पर आप जितने भी जो देखिए उनके TV चैनल्स, उस पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आग बगुला थे कि जी देखिए आपने ये हरकत की है, तो अब पूरी दुनिया से जो है वो आपको इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। चलिए जी, एक और टॉप स्टोरी जो है वो डिस्कस करते थे, और ये तो गई हमारे पड़ोसी मुल्क की बात, जो कि जिसने मानना नहीं है, जिसने जो है वो अपनी हट धर्मी छोड़नी नहीं है, बट लेट्स सी कि वहाँ पर जो मुसलमान हैं वो हिफाजत से रहें और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आए रोज़ जो है वो तशद्दुद का निशाना बनते हैं, आए रोज़ जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं। चलिए जी, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और टॉप स्टोरी पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात कर लेते हैं कि शहर कायद में अब क्योंकि सर्दी की आमद है और जब भी सर्दियां आती हैं तो जाहिर सी बात है लोग मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख करते हैं। और वसीम भाई क्योंकि फील्ड रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और स्पेशली जो है मैंने इनको देखा है कि मार्केट्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं, जबकि बड़ी ईद होती है तो बड़ी ईद में भी जो है ये बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, तो इनको ये पता है कि लोग जो है वो किस तरह शॉपिंग करते हैं और जो दुकानदार होते हैं वो किस तरीके से लोगों को जो है वो महंगी चीज़ें फ़रोख्त कर देते हैं और लोग खुशी से ले जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो लोगों को फ़िक्र है ना वो ये है कि स्वेटर ख़रीदने हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा लोगों को ये कि सर्दी की चीज़ें लेनी है। वसीम भाई ये बताएं इस वक्त मार्केट की ओवरऑल सूरत हाल क्या है? लोग ज़्यादा तादाद में आपको शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग नट्स की यानी ड्राई फ्रूट्स की तरफ आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। किस शॉपिंग पे आपको लगता है कि इस वक्त लोगों का फोकस है कि मार्केट्स भरी हुई हैं, या महंगाई की वजह से लोग सिर्फ तस्वीरें देख के कह रहे हैं कि ओके वन डे वी विल बाय इट? देखें ओवरऑल अगर बात करूँगा मैं तो मैं किसी स्पेसिफिक को नहीं हाँ बिल्कुल। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि हुकूमत तो कह रही है कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया है, ठीक है। अच्छा, हुकूमत के जो कागजात हैं और जो दावे हैं, जो बयानात हैं, उसके मुताबिक जो इन्फ्लेशन रेट है यानी कि महंगाई की शरह है वो 3 से 4% है। इससे भी कमी रही है बाद औक़ात, लेकिन कुछ में कहा गया है कि आने वाले महीने में महंगाई जो है वो बढ़ेगी। अच्छा, बात यह है कि ये तो महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट पे है, लेकिन दर हकीकत लोगों की आमदनी जो है ना वो महदूद है और जो मार्केट्स में महंगाई ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, मैं खुश मेवाजात की बात करूँगा, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई नट्स हैं, मैं और आप शायद ही ख़रीद लें, लेकिन हम भी अब जो जिस वक्त जो रेट्स हैं वो भी महदूद ही ख़रीदेंगे ना। पहले तो ये था कि भाई अब्बू ला रहे हैं मूंगफली भर के किलो 1.5 किलो घर के लिए आराम से चिलगोज़े भी खाए जा रहे हैं। बचपन में चिलगोज़े खाएं बहुत शौक से, अब चिलगोज़े खरीदते हुए भी जो है ना वो 10 बार सोचना पड़ता है तो वाकई बहुत महंगे। अच्छा, उसके साथ साथ फिर बादाम पिस्तों की बात करें तो वो भी हम अगर देखा जाए तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है। अखरोट की बात करें, काजू की बात करें तो हिसाब करना पड़ता है भाई कितने आएंगे, कितने आएंगे, कितना लें कितना ना लें। अच्छा, ज़रूरत के तहत ड्राई फ्रूट्स खरीदना तो एक आम आदमी के लिए या गरीब आदमी के लिए ख्वाब बन गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दीगर कपड़ों वगैरह की, कपड़े भी बंदा उस वक्त ख़रीदेगा जब जो आपकी डेली बेसिस की जो चीज़ें हैं
उसकी खरीदारी में से पैसे बचेंगे, उसमें ही ये पैसे बड़ी नहीं अच्छी बचते बात तो की फिर भाई। बंदा हाँ। देखिए अभी हैरत की बात ये है कि शादियों के सीज़न है, शादियों के सीज़न में माएँ जो हैं वो अपने बेटों की अगर शादी कर रही हैं, बेटियों की शादी कर रही हैं, बाप अपने बच्चों की शादी कर रहा है, तो खूब अरमान पूरे किए जाते थे, पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन अब यह है कि वो गहमा गहमी जो मार्केट्स हैं, जो बाजार हैं, चाहे वो जामा क्लॉथ हैं, वो अब देखने में नहीं आती। चीजें फेक हो गई है ना अब तो, बल्कि आपने जिक्र छेड़ा तो मुझे याद आ गया, अब तो शादियां जो हैं वो फोटोशूट हैं, दे आर मोर बिकम फोटोशूट्स ना। अब तो लोग क्या होता है कि सिलेक्टेड लोग बुलाते हैं, वो कहते हैं कम लोग बुला लें क्योंकि जो फोटोग्राफर है वो बहुत महंगा है, लगानी है इंस्टा पे रील। अब मेहमान जो है वो थोड़े कम कर लें, गेस्ट लिस्ट जो है वो थोड़ी कम कर लें, सिलेक्टेड लोग बुला लें, क्योंकि खर्चा किधर करना है, एम्बियंस पे खर्चा किधर करना है, फोटोग्राफी पे खर्चा किधर करना है जी, सोशल मीडिया के लिए चीज़ें करनी है। तो अब तो जो शादियां हैं ना, दे आर मोर बिकम फोटोशूट्स देन रियल मैरिजेस। क्योंकि अब अगर आप कहीं, मतलब मैंने बहुत सारी ऐसी अभी रिसेंटली जो है वो शादियां अटेंड की, उसमें मैं गई तो लोग जो है रोबोट बन के खड़े होते हैं, यकीन करें। उसमें वो इस तरह से खड़े हुए होते हैं, उन्हें पता होता है कि हम कैमरामैन है और वो कभी भी हमारी कोई भी मोमेंट जो है वो क्लिक कर लेगा। तो वो बहुत रोबोटिक स्टाइल में, वो जो एक नेचुरल होता है ना कि जैसे बचपन में मेरी कज़न की शादी तो बड़ी नेचुरल है, फोटोग्राफर अगर कहीं नज़र आ गया तो आ गया, हालांकि पिक्चर्स उसमें भी सबकी आती थी, ऐसा नहीं है वसीम भाई, पिक्चर्स उसमें भी सबकी होती थी, लेकिन वो फेक नहीं था। वो उन्होंने बुलाया, पिक्चर खिंच गई या वैसे हो गया, कज़न से आपस में एक दूसरे की पिक्चर्स वगैरह खींच ली, सारा कुछ हो गया। बट अब इतना फेक ट्रेंड है शादियों का भी इस लिहाज से कि उसमें सारा जो फोकस है वो होता ही तस्वीरों पे है। मैं ये कहूँगा कि ये अजियत है, मैं ये कहूँगा कि अजियत है। देखें पहले दुल्हन या दूल्हा जो है वो तैयार होके 8-9 बजे तक क्या कहते हैं हॉल पहुंचते थे या बैंक्वेट पहुंचते थे। अच्छा। अब वो बेचारी पहले की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 80s 90s के दौर की ना। लेकिन अब ये है कि दुल्हन को भी जो है वो सुबह से तैयार करवा दिया, दूल्हा भी सुबह से तैयार है, सुबह से लेके शाम तक, रात तक जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे फोटोशूट चल रहे हैं। चले ये ट्रेंड तो ठीक है, आप फोटोशूट करें, आप इंस्टा रील्स लगाएं, सोशल मीडिया अपना अपडेट करें, ज़बरदस्त किस्म की आप जो है वो सारी चीज़ें करें, मगर भाई वो तो डेफिनेटली फ़ोटोशूट है, वो करें आप, वो कोई मना नहीं कर रहा भाई, लेकिन जितना अच्छा आप अपना जो है ना वो दिन है आपका मेमोरेबल दिन है, वो आप ज़रूर सेलिब्रेट करें। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ द फैमिली, जो सराउंडिंग की जो फैमिली होती है ना, उन्होंने उनको इतना फेक बना दिया है, या लोगों ने अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि वो लोग अब क्या करते हैं कि एंजॉय करने के बजाय ना सारी चीज़ें इस तरह से करते हैं कि ये भी कैमरे में आना चाहिए और ये मोमेंट भी कैमरे में कैप्चर होना चाहिए। तो आप बिल्कुल करें, आप जितना महंगा जोड़ा पहनना चाहते हैं पहने, आप अपना फ़ोटोशूट जाके जिधर कराना चाहते हैं कराएं, ज़रूर आप अपने सारे शौक पूरे करें। लेकिन शादियां अब थोड़ा सा फेक हो गई हैं बिहेवियर के हिसाब से ना, कि अगर वो खाने के टेबल पर खाना लग भी गया है तो हर कोई जो है ना वो बिल्कुल ऐसे स्टिफ है कि नहीं ठीक है यहाँ से रील बनेगी, अगर हमने किसी से मिलना है तो हमें खुशी से मिलते हुए दिखा दें। तो नेचुरल जो कैप्शंस होते थे ना, या जो नेचुरल कैप्चर्स होते थे, वो कहीं खत्म हो गए। आपसे आर्टिफिशियल हो गया, फैब्रिकेटेड हो गया, दिखावा बहुत आ गया। वरना तो पहले तो मतलब मेरी खाला वगैरह की जो शादी है तो ज़्यादा और सेलिब्रेशन होता था उसमें। तो वो मेरी कज़न की शादी थी तो उसमें था 8-8 दिन पहले से लोग आ गए थे और सेलिब्रेशन और गाने शाने, बल्कि अब तो और ज़्यादा खर्चा, मेहमान कम, थोड़ा खर्चा कम, अब तो सिर्फ रील्स का दौर है। लेकिन उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा लोग सेलिब्रेट करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होता था। लेकिन शायद अब लोगों को उस तरह से मेहमान और जो ये सोशल मीडिया है ना, ये मैनेज शायद नहीं करना आ रहा, तो ये वाला जो है ना वो फ्लॉ दिखता है। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आप हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो का टाइम हो गया एंड अप, सॉरी शो का टाइम क्यों एंड अप होगा, हमारे इस सेगमेंट का टाइम जो है वो हो गया है एंड अप। और अब जनाब यहाँ पर हेडलाइंस ब्रेक आएगा, हेडलाइंस ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर करेंगे ढेर सारी बातें। और आज शेफ़ सबीन भी हमें ज्वाइन करेंगी, जो मज़े की जो है वो हमें रेसिपीज़ बताएंगी, और फिटनेस ट्रेनर भी हमारे साथ होंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमें ज्वाइन करना है, बस थोड़ी सी देर के बाद हम ये गए और ये आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं फेशियल की। अच्छा, जहाँ पर क्लिनिक्स हैं और बहुत सारे एस्थेटिक्स हैं और लोग ट्रीटमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर फेशियल करना कितना ज़रूरी है ये ज़रूर जान लें कि हफ्ते में एक दफ़ा आप अपना मसाज स्किन का, फेस का ज़रूर किया करें। उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है, चेहरे पर चमक आ जाती है। क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा एस्थेटिक क्लिनिक्स की तरफ जाते हैं और ट्रीटमेंट के ऊपर जो है वो उनका फोकस होता है, लेकिन आपने ज़रूर अगर फेशियल करना है तो अपना मसाज खुद करना है। और अगर आप पार्लर जाके करवाना चाहते हैं तो फेशियल्स
बहुत सारे हैं, लेकिन हम आज आपको आपका एक ऐसा फेशियल बता रहे हैं जो कि ऐसा फेशियल है आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और इससे आपके चेहरे पर चमक आएगी, इससे आपका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी। तो घर पे कैसे फेशियल किया जा सकता है ये ज़रा आसान सा तरीका या टोटका जान लें। और आप कुछ कर सकते हैं इस तरीके से कि आपने ये करना है कि आपने 1 चम्मच जो है वो कॉफ़ी लेनी है, ठीक है, कॉफ़ी पाउडर। अच्छा, फिर आपने 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नारियल का तेल जो है वो मिक्स करना है। उसके बाद आप उसको चेहरे पर लगाएं और 5 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें। कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच जो है वो आपने नारियल का तेल मिक्स कर लिया। अब आपने हल्के हाथों से मसाज किया। 5 मिनट हल्के हाथों से मसाज करने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए स्किन पर लगाकर छोड़ दें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया कि जब ये पेनिट्रेट कर जाएगा आपकी स्किन के अंदर, जज्ब हो जाएगा, उसके बाद आप इसको नीम गर्म पानी से धोकर बर्फ़ के टुकड़े से चेहरे पर हल्की सी मालिश करें। जब आपने इसको रिमूव किया उसके बाद आपने आइसिंग करनी है, लेकिन डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी है आइसिंग। आपने किसी टिश्यू में या कपड़े में रख के जो है आइसिंग करनी है फेस के ऊपर, और फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा मसाज करना है, या जिसको हम कहते हैं ना कि आपने थोड़ा सा मालिश करनी है, वो करनी है। फिर चेहरे से क्या होगा इसके बाद कि आपके जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, फिर आपका रंग जो है वो निखर जाएगा और कुदरती चमक जो है वो आ जाएगी, यानी ग्लो आ जाएगा। तो ये टोटका हफ्ते में आपने 1 दिन करना है तो आपको पाउडर की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्किन जो है उसके ग्लो का ख्याल रखें, अपने चेहरे को फ्रेश रखें, आपके चेहरे की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी हो, ग्लो आए, तो ये ज़रूर आपने टोटका या फेशियल करने का तरीका अप्लाई करना है, बट हफ्ते में 1 दिन। चलिए जी, ये तो हो गई है बात खूबसूरती की। अब कुछ फ़िटनेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, फ़िटनेस का क्रेज़ सिर्फ ख़वातीन में नहीं है, ये लड़कियां नहीं हैं जो जिम जा रही हैं, ये जो है वो जो लड़के हैं वही नहीं है जो बहुत ज़्यादा जो है फोकस कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स 9 और 10 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ना, आजकल जिम जाने का जो भूत है ना वो इन पर भी सवार है। बल्कि ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी तो है, लेकिन ये कभी कभी हार्मफुल हो जाती है, और वो इसलिए हो जाती है कि वो अपने तरीके से अपनी तरफ से जो दिलाता है वो एक्सरसाइज करते हैं, वो हैवी हो या वो प्रॉब्लमेटिक हो, बस किसी दोस्त को देखा, किसी दोस्त से सुना, तो फिर वो जो है इस तरीके से एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। अब इस पर बात करने के लिए कि आप अपने आप को कैसे फ़िट रख सकते हैं, आप जो है वो अपनी फ़िटनेस का ख्याल कैसे रख सकते हैं, जिम जाएंगे तो किस तरह जाएं, कितने दिन जाएं और कैसी एक्सरसाइज करें, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शहरोज़ खान ने, जो कि मिस्टर यूनिवर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है इन्होंने, तो उसके लिए तो बहुत सारी बेस्ट विशेस। तो हम इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा शहरोज़, ये बताइएगा कि फ़िटनेस के लिए स्पेशली अब जो लड़के हैं, इनफैक्ट जो टीन एज ग्रुप है, यानी जो स्टूडेंट हैं 8, 9 या 10 क्लास के भी लड़के जो हैं वो जिम का रुख करते हैं, और उनके पेरेंट्स उन्हें मना करते हैं कि नहीं भाई अभी आप जिम ना करें, अभी आप वैसे ही जो है वो अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें। लेकिन वो जिम जाते हैं तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंजरी हो जाती है, यानी वो उनकी एज इतनी बड़ी नहीं होती है, वो जस्ट 9 क्लास में आए होते हैं, 8 क्लास उन्होंने जो है वो की हुई होती है और वो जिम का रुख कर लेते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो टीन एज ग्रुप है उसको किस तरीके से अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना चाहिए? क्या उनको जिम आना चाहिए? क्या उनको अगर जिम जाना है तो कौन सी एक्सरसाइज जो है उनको सजेस्ट करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो हमारे जिम ओनर्स हैं उनको ये चीज़ चाहिए कि कोई भी अगर 8 या 9 का स्टूडेंट अगर आता है उसके पास, तो उनको पहले गाइड करें कि भाई आप 50 ईयर्स से अबव हैं तो आप जिम कर सकते हैं, अदरवाइज आप अभी जिम ना करें। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा होता है कि पैसों के लिए वो ये सारी चीज़ें गाइड नहीं करते, जो भी आता है उसको एडमिशन दे देते हैं। और फिर दूसरा स्टेज ये होता है कि लास्ट सी बात है, तो फिर फर्स्ट टाइम कोई भी जिम कर रहा हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो उसको कुछ भी नहीं पता होता एक्सरसाइज के हवाले से। तो ये जिम में जो ट्रेनर होते हैं ये उनका काम होता है कि उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करें, उनको बताएं कि यार आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज है, किस तरह एक्सरसाइज करनी है। एटलीस्ट शुरू में 1 वीक या 10 डेज का आप कोई ऐसा सेशन रखें जिसमें उनको सारी चीज़ें बता दें ताकि वो आगे फिर कंटिन्यू कर सकें।
अब बात सारी ये है कि ट्रेनर्स खुद से बताते नहीं है, लड़के जो आते हैं वो पूछते नहीं है, और अगर पूछते भी तो फिर ट्रेनर उनसे फीस की डिमांड कर देते हैं। अब लास्ट में सी बात है, अगर एक स्टूडेंट है वो जिनकी फीस बड़ी मुश्किल से निकाल कर जमा करवा रहा है तो ट्रेनिंग फीस कहाँ से अफोर्ड करेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप समझ लें कि इंजरीज भी रहती हैं। और दूसरी इंजरी होने का एक जो आपने बात करी वो मेन रीजन ये है कि ईगो लिफ्टिंग। जिम में बहुत सारे लड़के हैं जो कि ईगो लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, मैंने खुद नोट किया है। मैं जब अपनी नजर देख रहा होता हूँ तो उनको गाइड कर देता हूँ कि यार इस तरह ना करो, लेकिन अमूमन मेजोरिटी के जिम में ईगो लिफ्टिंग कर रही होती है। अच्छा शेरोज, आप ये कह रहे हैं कि ये जो बहुत सारे जिम्स हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं, जो लोगों को रखते हैं यहाँ पर, एडमिशन करते हैं इन स्टूडेंट्स का या टीन एज का, उनको ज़रूर एक तो चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि उनकी एज क्या है और वो ये एक्सरसाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि अब क्योंकि ये क्रेज़ है, यानी ये जो टीन एज ग्रुप है इसमें इस चीज़ का क्रेज़ है स्पेशली लड़कों में कि भाई हम जिम जाएं और हम जिमिंग करें। वो अपने पेरेंट्स को भी तंग करते हैं कि नहीं जी हमें जिम ज्वाइन करना है। तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि ये 8, 9 और 10 के जो स्टूडेंट्स होते हैं इनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो जिम में एडमिशन जो भी ले रहा होता है या फिर जो जिम ऑनर होते हैं या जो सेक्शन में जो होता है, उनको चाहिए कि प्रॉपर कोई भी अगर आपके पास एडमिशन लेने के लिए आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो 15 ईयर्स से कम एज का है, तो आप पहले तो उसको गाइड करें कि यार आप 15 ईयर्स के बाद आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेशनली आप 15 ईयर्स के बाद ही जिम ज्वाइन करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आप समझ लें 13-14 साल के बच्चे भी जिम में नजर आ रहे होते हैं। क्लास में बात है, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कोई गाइड करता नहीं है। दूसरा, जैसे आपने पूछा कि जिम में जो बच्चे फेस रखते हैं और वो पेरेंट्स से भी जिद करते हैं कि यार हमें जिम जाना है, आप बिल्कुल जिम आए, लेकिन आप अपने हिसाब से वर्कआउट करें। और जो ट्रेनर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जितने जिम के मेंबर्स हैं उनके ऊपर नजर रखें कि यार कौन क्या वर्कआउट कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। अगर कोई गलत कर रहा है तो आपका फर्ज है कि आप उसको बताएं। जरूरी नहीं है कि आप अगर पैसे चार्ज कर रहे हैं तो किसी को ही बताएंगे। एक इखलाकी तौर पर भी अगर कोई आप देखते हैं अगर आसपास कोई गलत चीज कर रहा है या गलत एक्सरसाइज कर रहा है जिससे आपको लगता है कि उसके लिए हार्मफुल है या इंजरी हो सकती है, तो आपको चाहिए कि आप उसको एटलीस्ट बता दें कि यार ये एक्सरसाइज ना करो या वेट इतना लगाओ। क्योंकि आप जैसे जिक्र कर रहा था 2-3 दोस्त या फिर आसपास जो जिम में लड़के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो एक एग्रेसिव मोड में अगर वो आप समझ लें कि ईगो लिफ्टिंग की तरफ चले जाते हैं कि यार तुम इतना वेट लगाओगे तो मैं इतना लगाऊंगा, तो क्योंकि ऐसा भी होता है शेरोज कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं कि उनको लॉन्ग टर्म इंजरी हो जाती है, और वो इस करिश्मा में होते हैं कि जल्दी जल्दी हम एक्सरसाइज करेंगे तो फ़ौरन से जो है वो हमारी बॉडी फिट हो जाएगी और हम भी शायद जो है वो मतलब उस तरह की बॉडी बना सकेंगे जैसे कि बाकी उनसे एज में बड़े बॉयज़ की बॉडी है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, जिस तरीके से आप अभी उनको बता भी रहे हैं, अभी आप समझा भी रहे हैं, लेकिन स्पेशली आप इन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे कि इनको क्या वाकई जिम जाना चाहिए, पहले किसी ट्रेनर से कंसर्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? बिल्कुल जिम जाना चाहिए। आपकी फिटनेस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे मेल हो फीमेल हो, फिटनेस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे यहाँ एक्टिविटी खत्म हो गई है, ग्राउंड पार्क वगैरह है नहीं। पहले ग्राउंड पार्क होते थे, हमारी एक्टिविटी होती थी, क्रिकेट खेलते थे। अब ये सारी चीजें नहीं है, तो एटलीस्ट 24 घंटे में से 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जिम में आप ये समझ लें कि जो ट्रेनर है ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो उनको किस तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। आप उनको एटलीस्ट बेसिक चीजें बता दें कि यार आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्या क्या वर्कआउट करना है, और लिमिटेड वर्कआउट बता दें। एक चीज मैं और बताऊंगा कि अक्सर मेजोरिटी का मिसकॉन्सेप्ट है कि वो समझते हैं जिम जाने से बॉडी बनती है। ये जरूरी नहीं है जिम जाने से बॉडी बने। जिम आपके सिर्फ मसल को आप एटलीस्ट ब्रेक डाउन करता है, लेकिन वो आपका रिकवर तब होता है जब आप अपनी डाइट को अच्छा करते हैं, प्रोटीन इंटेक रखते हैं, अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट रखते हैं। तो ये चीजें भी जरूरी होती हैं। हमारे यहाँ मेन फोकस जो मैं देखता हूँ लड़कों में वो होता है जिम। वो जिम में 3-3, 4-4 घंटे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जो कि ज्यादा एक्सरसाइज करना भी आपके लिए हार्मफुल है। एक्सरसाइज ड्यूरेशन 40 to 45 मिनट्स का होना चाहिए, और इसमें आपने अपनी एक्सरसाइज वाइंड अप करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिम में लड़के 2-3 आते हैं, आप समझ लीजिए दोस्तों के साथ मजाक कर रहे होते हैं, तफियां कर रहे होते हैं, मतलब एक पिकनिक पॉइंट बनाया होता है। तो इन चीजों को भी मैं समझता हूँ कि जो जिनका जिम है, जो जिम ओनर वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ट्रेनर है, ये उनका काम है कि आप इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सख्ती करें। यार आप यहाँ पर वर्कआउट करने के लिए आए, वर्कआउट करें और जाएं। क्योंकि जब आप इस तरह की चीजें जिम में करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपके ट्रेनिंग का भी बाइस बन सकती है। क्या मजाक कर रहे हैं, कोई मिरर वगैरह टूट गया, कुछ भी हो गया, इस तरह की चीजें जो मेरे सामने हुई है जिम में।
तो ये सारी चीजें आप समझ लें कि जो जिम में बैठा होता है ट्रेनर वगैरह, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दूसरा ये कि डाइट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप सबसे पहली चीज तो ये कि जो बच्चे या बच्चियां जो अपने आप को फिट रखना चाहती हैं और अंडर एज हैं, तो सबसे पहले तो वो अपनी डाइट को मैनेज करें कि उनको डाइट किस तरह लेनी चाहिए। बाहर का आप फास्ट फूड, जंक फूड जो है उसको आप थोड़ा कम करें। उसके अलावा हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें। आप उसमें प्रोटीन इंटेक, सही। अच्छा, ये जो टीन एज ग्रुप है जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं और लड़के भी शामिल हैं, इनके लिए परफेक्ट गेम्स क्या हो सकते हैं और क्या टाइमिंग्स हो सकते हैं कि भाई ये अपनी एक्टिविटी करें ताकि ये अपनी बॉडी को उस तरह से यूज टू करें। जिन लड़कों ने आगे जिम में जाना है या जिन्होंने प्रोफेशनल जो है वो गेम्स खेलने हैं, उनके लिए क्या सजेशन है आपकी कि इनको किस तरह के गेम्स खेलने चाहिए? शाम में टेनिस है, फुटबॉल है या क्रिकेट है, या फिर बहुत सारे लोग जो है वो स्क्वॉश की तरफ भी जाते हैं टू फोकस, क्योंकि स्क्वॉश जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैमिना आपका मेंटेन करता है। शेरोज? बिल्कुल ऐसी है। देखिए बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिसमें आप सबसे पहली चीज तो जो आप कर सकते हैं, आप रनिंग करें। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप रनिंग करें। उससे आपका होता ही है कि एक तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका बॉडी फैट भी कम होता है, आपका स्टेमिना ऊपर जाता है। दूसरी एक्सरसाइज होती है स्विमिंग। आप बीच में 2 से 3 बार आप स्विमिंग करें। स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज करने के लिए, आपको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। आपकी बॉडी को शेड करने के लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्विमिंग को। इसके अलावा फुटबॉल है, क्रिकेट है, स्पोर्ट है, और इसके अलावा और दूसरा जिम है। जिम में भी बहुत सारी चीजें होती है। जरूरी नहीं है कि आप जिम आ रहे हैं तो सिर्फ वेट लिफ्टिंग ही करेंगे। जिम में कार्डियो होता है, जुम्बा होता है, क्रॉसफिट होता है, योगा होता है। इसके अलावा वेट ट्रेनिंग होती है। वेट ट्रेनिंग जब लाइट वेट से करें, जितना वेट आपसे उठ रहा है उतना वेट उठाएं। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन बस बात सारी है कि हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से सारी चीजें होती हैं। और एक कुछ चीजें हमारे यहाँ नेगेटिविटी भी ज्यादा है। आप अगर किसी को कोई सही चीज भी बताएंगे तो सामने वाला जो है ना उसको थोड़ा नेगेटिव कुछ मिल जाता है। मैं अपने जिम की फील्ड से रिलेटेड रहकर ही बात करूंगा। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बात ये है कि कोई भी नया जो बच्चा आता है बिगिनर, जो बिल्कुल स्लिम होता है, उसको गेन करना है तो बेसिकली तरीकाकार ये होता है तो बीच में से 4 डेज वर्कआउट करना होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये चीज़ें कंट्रोल करनी होती हैं और आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो बैलेंस रखकर करें। और जब आप इनिशियली ये जिमिंग की तरफ जाने का सोचते हैं और आप टीन एज में हैं तो डेफिनेटली आपको उससे पहले स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी चाहिए। शाम के टाइम पे एक मखसूस आपको टाइम निकालना चाहिए 5 साढ़े 5 से लेके 7 बजे तक, जिसमें आप जो है वो मगरिब की नमाज से पहले पहले, अजान से पहले पहले, क्योंकि वो बड़ा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए टाइम जो होता है ना 4 बजे से लेके 6 बजे तक का। तो इसमें आप एक्टिविटी करें। और अगर आप प्रोफेशनली आप जाना चाहते हैं गेम्स की तरफ या आप जिम की तरफ जाना चाहते हैं तो ये आपकी जो मेंटेन करता है आपके बॉडी स्ट्रेंथ को। बहुत शुक्रिया शेरोज़, आप हमारे साथ शो पे थे और आपने बहुत सारी जो है ऐसी बातें बताई जो डेफिनेटली टीन एजेस जो हैं स्टूडेंट हैं उनके बड़े काम आएंगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और अब आपको जी चीनी जो है वो आपकी ज़िंदगी में क्या कमालात दिखाती है। तो चीनी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन तहकीक से ये साबित हुआ है कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ये जो फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, एक रिसर्च है। तो माहिरीन जो ग़िज़ाई माहिरीन हैं उनका ये कहना है, उनके मुताबिक एक आम इंसान को रोज़ाना सिर्फ 25 से 30 ग्राम चीनी की ज़रूरत होती है, लेकिन मौजूदा दौर में हम इससे कहीं ज़्यादा मिकदार में चीनी खा रहे हैं जो जिस्म पर जहर के मुतरादिफ असर डालती है। चीनी जिस्म में कैलोरीज बढ़ाती है जो चर्बी में तब्दील होकर वज़न भी बढ़ाती है। ज़्यादा चीनी दिल की शरियानों को नुकसान पहुंचाती है और ब्लड प्रेशर में इजाफा करती है। चीनी इंसुलिन के निज़ाम को मुतासिर करती है जिससे शुगर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। ज़्यादा चीनी दिमागी खुलियों की कारकर्दगी को कम करती है और याददाश्त और उससे आपकी जो तवज्जो है वो भी मुतासिर होती है। चीनी जिल्द की लचक ख़त्म करती है, झुर्रियाँ और कब्ल वक्त बुढ़ापा लाती है। चीनी खून में सोजिश पैदा करती है जिससे जिस्म में बीमारियों के खिलाफ जिससे जिस्म जो है बीमारियों के ख़िलाफ़ कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, ज़्यादा चीनी जिगर में चर्बी जमा करती है जो फैटी लीवर का सबब बनता है। चीनी मुंह से बैक्टीरिया बढ़ाती है, यानी मुंह में आपके बैक्टीरिया बढ़ाती है जिससे दांतों में कीड़ा लगने और दर्द का इम्कान बढ़ जाता है।
और चीनी जो है वो हार्मोन्स पर असर डालती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में जल्दी मसाइल और मूड स्विंग्स का जो है वो बायस बनती है। तो ज़्यादा चीनी खाने के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं, तो चीनी खाएं लेकिन एतदाल के साथ खाएं। ये भी ना हो कि बिल्कुल आप शुगर जो है वो ख़त्म कर दें, उससे भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कोई भी चीज़ जब म्याना रवि के साथ जो है वो की जाए तो वो नुकसानदेह नहीं होती। अच्छा जी, हमारे एक बड़े ज़बरदस्त लेजेंड क्रिकेटर हैं शोएब अख्तर, जो कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। वेलकम बैक। तो दुनिया भर में पोलियो का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है और इस दिन का मतलब यही होता है कि आगाही दी जाए कि इससे आपने कैसे बचना है, प्रिवेंशन कैसे करनी है, बर वक्त आपने जो है वो पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाने हैं। मगर यूजुअली पाकिस्तान में जो है अभी भी हम इसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ कई कैंपेन है और हमारी पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान से ये जो पोलियो है ये ख़त्म हो जाए, बच्चे जो है वो फ़िट रहें। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे जो है वो जगहें हैं जहाँ पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने, लेकिन बहुत सारी हर्डल्स हैं। अच्छा, ये जो पोलियो कैंपेन के हवाले से जो टीम्स हैं ये भी बड़े चैलेंजेस फेस करती हैं और इनकी हिम्मत को सलाम है कि जिस तरीके से ये घर घर जाके जो है बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं। तो इस कैंपेन में शामिल तमाम ही लोगों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम, बहुत सारी बेस्ट विशेस। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और लोगों को आगाही फराहम करते रहिए। अच्छा, ये पोलियो जो है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, पोलियो डिजीज़ बेसिकली क्या है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तारिक मसूद साहब मौजूद हैं जो कि न्यूरो फिजिशियन हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, कैसे ट्रांसमिट होता है पोलियो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ जी कि आपने इतने अहम मौजू पे आपने मुझे मदऊ किया। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पोलियो जो है सारी दुनिया से रेडिकेट हो चुका है। सिर्फ़ दो ममालिक हम जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये बाकी रह गए हैं। अब जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो बहुत पहले ही इसको रेडिकेट कर लिया था और बुनियादी तौर पे स्टार्ट भी ये वहीं से हुआ था। एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी जो है, शुरू में कुछ केसेस अमेरिका में हुए, 18 के आखिरी जो है उसमें ईयर्स में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस वक्त तो ना कोई डायग्नोसिस के लिए वेल एडवांस टेक्निक्स थी जी, और ना ही कोई क्या कहते हैं जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, उसकी केयर कोई थी। सही। तो बहुत से लोग मर जाते थे ठीक, जिनको और अक्सर पैरालाइज हो जाते थे। सही। तो माजूरी की ज़िंदगी जो है वो गुजारते थे अच्छे वेल एडवांस कंट्रीज़ में। फिर उसके बाद अर्ली 1906 में जो है इन्होंने इसको जो है ना कोशिश की कि इसको जांचा जाए है क्या। ठीक। असल में एक बुनियादी बात जो है मैं शुरू में कर दूं कि जो है हम कोई भी जो मसला होता है और ख़ास तौर पे आलमी मसला जी, जिसके इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये है कि वो भी डरे हुए हैं कि अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से जो कोई जाएगा तो वो वहाँ पे पोलियो हो जाएगा। तो इसलिए जो है एयरपोर्ट्स पे कतरे पिलाए जाते हैं और इसी तरह रेडिकेशन प्रोग्राम्स किए जाते हैं, कैंपेन्स की जाती हैं। मकसद ये है कि वो जो बाकी मुल्क में इतने से रेडिकेट हुआ है, हमारा क्यों नहीं होता है। ठीक, बड़ा आसान सा तरीका है कि इसको जो है इसका एक फ़लसफ़ा है सही कि मेरा जो मैंने अपना महदूद से इल्म से, मैं तो हमेशा कहता हूँ सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह हमें तो कुछ इल्म नहीं, मगर वही इल्म जो आपने हमें दे दिया है, बेशक तू ही अलीम व खबीर है। सही। उस इल्म के मुताबिक जो मैंने 4 चीज़ें नोट की हैं कि 4 फ़लसफ़ा है कि इल्म, इत्तेहाद और ख़िदमत और यकीन। ठीक, ये 4 जो है इन टॉपिक्स को अगर अच्छी तरह किसी भी मसले पे कर लिया जाए तो इंसान जो है उससे नबर्द आज़मा हो सकता है। ठीक। अब सबसे पहले जो है जहालत हर बीमारी और हर जो है बुराई का सबब है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबसे बड़ी बीमारी ही जहालत है। हाँ। हर मर्ज़
के इलाज की इब्तदा है। जी। अब सबसे पहले इल्म होना ज़रूरी है कि भाई पोलियो है क्या। जी। ना तो ये कोई किसी की साजिश है, ना कोई किसी का क्या कहते हैं कोई आफत है, आसमानी आफत है, ना कोई, ये सिंपल एक इन्फेक्शन है। सही। वो मैंने बताया अर्ली 90s में जब इन्होंने ये देखा कि ये तो एक जो है वायरस है। सही। फिर उसके बाद इन्होंने जो है इस पर मज़ीद तहकीक की। 1952 में बहुत बड़ा एक जो है ना अमेरिका में पोलियो के केसेस का वो आया। अब क्या था कि उस वक्त कोई ट्रीटमेंट नहीं था, और सिंपल जिनको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस वगैरह होती थी उनकी एक मशीन उन्होंने ईजाद की थी कि जिसमें उसको लिटा के उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन वो कर सकता था, लेकिन बड़ी इब्तदाई मरहले की थी। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस बात की तहकीक की, यानी इल्म उनको हुआ, तो उन्होंने जो है इसका सबसे पहले जो वैक्सीन जो है ईजाद की। सही। अब वो जो है साक जो है सबसे पहले उन्होंने ईजाद की वैक्सीन, ये जो अमेरिका में हुआ था उसके 3-4 साल के बाद उन्होंने ईजाद कर ली। ठीक। वो था इंजेक्टेबल इंजेक्शन था, एटीन्यूएटेड वैक्सीन थी। सही। फिर उसके बाद कुछ अरसा गुजरा, तो एक और जो है एल्बर्ट सबीन जो है उन्होंने क्या है कि ओरल वैक्सीन जो है ना वो भी कर ली। फिर उसके बाद एक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि वो इज्तिमाई तौर पे उनकी कैंपेन चलती रही, और उसके बाद उन्होंने ना काफ़ी ये इसको क्योंकि वो तो सफ़र थे, तो उन्होंने इसको एक मास लेवल पे करके उसको काफ़ी हद तक काबू पा लिया। अब आपका सवाल ये था कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है? कैसे जी है? वही मैंने कहा, तो लेकिन आपको बैकग्राउंड बता रहे थे, बैकग्राउंड तो देना था। हाँ। देखें जी, इसको ओरल फीकल रूट से होता है। अच्छा। यानी कुछ खाने से, पानी पीने से और पहाने के रास्ते से ये इंसान के जिस्म में दाखिल होता है। अच्छा। अब स्विमिंग पूल्स हैं और हमारे यहाँ जो पानी के मुख्तलिफ स्टोरेज की जगह होती हैं और बेड हाइजीन जो होती है, इन सारे से ये ट्रांसमिट होता है। सबसे पहले इसका जो मेज़बानी करता है जिस्म वो GIT है। अंतड़ियों में जो है इंसान की आंतों में जाके ये बैठता है, वहाँ जाके जो है इसको रेप्लिकेट होता है। और चूँकि पोलियो की 3-4 अक़साम है, इसमें से एक सिंपल से एक होता है कि बाज़ों का जो है किसी को हल्का सा नज़ला ज़ुकाम हुआ, पेट में दर्द हुआ, डायरिया हुआ। सॉरी, आई एम सॉरी। जी, नो इश्यूज़। चलिए जी, डॉक्टर साहब से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पोलियो के हवाले से हमारे पास एक स्पेशल पैकेज है। आइए। जिंदगी भर का पछतावा। पोलियो एक मूजी और खतरनाक मर्ज। अगर बच्चों को पोलियो से बचाना है तो इंसदाद पोलियो के 2 कतरे पिलाना है। इंसदाद पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना अहम कौमी फरीजा। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो से बचाव और आगाही का दिन मनाया जा रहा है। रवां साल सिंध भर में पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में अभी भी पोलियो वायरस की मौजूदगी खतरे की अलामत है, जिस पर डॉक्टर सबा कहती हैं वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। वालिदैन को चाहिए कि कतरे ज़रूर पिलाएं। देखें इतनी मादूरी बढ़ गई है पूरे पाकिस्तान में, हमें पाकिस्तान में पोलियो ख़त्म करना है। डॉक्टर समरा सुहेल और स्टाफ नाजिश फातिमा कहती हैं महकमा सेहत सिंध के EPI प्रोग्राम की जानिब से मुफ्त वैक्सीन लगाई जाती है, जिससे अवाम को चाहिए कि फ़ायदा उठाएं ताकि उनके बच्चे सेहतमंद रह सकें। आज पोलियो के आलमी दिन पर, जो कि 24 अक्टूबर 2025 को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, एक अहम ये मैसेज देना चाहती हूँ अपनी तमाम पाकिस्तानी अवाम को कि काइंडली अपने सब बच्चों को 5 साल से कम उम्र तक जो है 2 कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाइए और उम्र भर की माजूरी से बचाइए। खुशहाल घराना यही है कि उनकी सेहत अच्छी हो। जब उनकी सेहत अच्छी होगी तो ही सेहतमंद घराना होगा, सेहतमंद ख़ानदान होगा। तो ज़रूरी हैं, बहुत अहम है, आप लाजमी पिलाएं अपने बच्चों को कतरे। दूसरी जानिब लेडी हेल्थ वर्कर्स और वैक्सीनेटर्स ने आवाम से अपील की है कि वो पोलियो टीमों के साथ ताउन करें। कैमरामैन काशिफ कैमरा, इब्राहिम रिंद, City 21। चलिए जी, आपने सुना कि जितने भी लोग यही कहते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, लेकिन अभी भी कराची में कुछ जगहों पर जो है इस मामले में रेजिस्टेंस मिलती है और लोग जो है इस हवाले से मिसट्रस्ट का इजहार करते हैं कि नहीं भाई हम ये कतरे नहीं पिलाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या रीज़न होती है लोगों की? क्योंकि पेरेंट्स के तो आपको पता ही होता है कि क्या बिहेवियर होता है और लोग क्या कंप्लेन कर रहे होते हैं कि नहीं भाई क्यों नहीं वो इंटरेस्टेड होते, क्या प्रॉब्लम होती है उनको
पोलियो वैक्सीन से, जो वो कहते हैं नहीं जी हमने तो नहीं पिलानी अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन? हाँ, असल में होता ये है कि जब भी कोई कैंपेन चलती है जी, तो आजकल तो सोशल मीडिया उसके पैरेलल एक उसके एंटी कैंपेन चल रही होती है। सही। और इंसान का दिमाग जो है ना नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, ये उसूल है। सही। अब फ़र्ज़ करें कोई चीज़ आपको मुफ्त में दे रहा है, वो कहेगा इसका कोई ना कोई हमारा वो होगा इसके पीछे, मतलब इसका कोई या तो ये हमें बांझ करना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। हालांकि वो इसलिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि ताकि यहाँ से उठ के वायरस उनके मुल्कों में ना जाए। सिंपल सी बात है, उनके मुल्कों में ना जाए। हाँ, बड़ी सादा सी बात है कि वैक्सीन होती क्या है, पहले ये समझना हाँ, जरूरी वैक्सीन है। क्या होती है? वैक्सीन जिस हर तरह की बीमारी में जो वैक्सीन ये होती है कि उसी जरसूमे को जिससे बीमारी होती है उसको यानी उसको कमज़ोर करके इंसान के जिस्म में दाखिल होता है, और इंसान के जिस्म के अंदर एक क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम होता है। सही। वो ये होता है कि कोई चीज़ भी जिस्म के अंदर जब एंटर होती है जो मुआफ़क़त नहीं करती इंसान के साथ, उसको अटैक करेगा निज़ाम, क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम, और उसको बर्बाद कर देगा। सही। अब किसी भी बीमारी का कोई जरसूमा जो बीमारी नहीं कर सकता, लाइक जब अब उसको जिस्म में जाएगा तो क्या करेगा कि बॉडी उसको एकदम जाके डिस्ट्रॉय कर देगी। सही। और बॉडी में वो एंटीजन एंटीबॉडी का सिस्टम होता है, जब एंटीबॉडी उसके बन जाती है तो वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कभी ये आया था हमारे, ये हमारा दुश्मन है, अब जब भी वो आएगा तो उसको जो है अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सही। हर बीमारी की वैक्सीन का मकसद यही होता है। अब इसमें मुझे बताएं कि इसमें दूसरी बीमारियां कहाँ से ला सकेंगे? वो तो सिंपल वो, हाँ ये हो सकता है कि वही बीमारी किसी को उसकी वजह से हो सकती है, लेकिन उसके बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। बहुत रेयर चांसेस। थोड़े वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, मतलब लेकिन इतने नहीं होते कि उसके लिए क्या बहुत कुछ पेरेंट्स हैं, मखसूस एक तबका है या मखसूस एक एरिया है, वहाँ पर पोलियो कैंपेन के हवाले से लोग जाते हैं तो उनको रेजिस्टेंस जो है वो मिल रही होती है। क्या कहते हैं, क्या खदशा आते हैं, इनकी क्या रिजर्वेशंस हैं? ये वो असल में ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में ना हर बात जो है वो यहूदी साजिश है। अच्छा, ये माइंड बनाया जाता है। बस उसकी तहकीक तो करें, तहकीक करें, बिल्कुल। हाँ, उलमा से पूछें, आप डॉक्टर से पूछें जो उस पे हैं, और डॉक्टर हमने भी अल्लाह को जवाब देना है। अब ये है कि मास लेवल पे जो किया जाता है तो कुछ लोगों का बिल्कुल पक्का दिन बिठा दिया जाता है। इसमें अब मैं क्लिप भी सुन रहा था कि एक साहब ने कहा मैं तो शादी से पहले ही ये जो है शर्त रखना चाहता हूँ कि मैंने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने। अच्छा? तो उसका दोस्त कहता है भाई पहले तो शादी तो कर ले, अल्लाह के बंदे, उस वक्त पता नहीं तेरे बच्चे होंगे नहीं होंगे, तो बाद में देखा जाएगा। कहता है जी पहले शर्त ये रखो कि जो है मैंने तो नहीं पिलाने। सही। अच्छा, इसी तरह हमारे अच्छा कोविड के ज़माने में ये होता था कि जो बाहर जाने के लिए वो वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए होता था। अब उसमें मसला होता है कि आप ना हज पे जा सकते हैं ना उम्र पे जा सकते हैं, तो फिर उसके बाद लोग हमारे पास आते हैं हमें बाहर उसके कार्ड बना दें। जब कोविड की वैक्सीन थी उसमें भी बहुत सारे लोग कि हमने इंजेक्शन तो नहीं लगवाना और हमें इसके बाहर करा दें। अब उनको बहुत अपनी तरफ से समझाते हैं, फिर उसके बाद ये है कि उसको बैकग्राउंड समझाया जाए ना। मैंने 4 बातें बताई ना, इल्म, इत्तेहाद, खिदमत और यकीन। अब इल्म सबसे पहले उसको ये बच्चे इल्म हिकमत और बसीरत के साथ होता है। ये नहीं कि मैं ठोस दूँ कि भाई तुम बस मेरी बात मानो। इसलिए मैंने बोला सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। हमारे पास हमारा तो इल्म बिल्कुल वो है ना, हमारा इल्म जहाँ पे हाइट होती है, हद पहुँचती है ना, वहाँ से वही का इल्म शुरू होता है। वहाँ वहीं पे अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि यानी हमारा इल्म उसकी कोई गारंटी रिलायबिलिटी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने एक बसीरत, हिकमत और अकल दिया है कि जिसको देख के उस हिसाब से बंदा फैसला करता है। सही। अब फैसला ये करना है कि एक ऐसी चीज़ जो मास लेवल पे आपको माजूरी से बचा रही, चलो आपको भी बचा रही है और आपके तवज्जुह से औरों को भी बचा रही है, क्यों मोमिन तो वो होता है ना जो दूसरों का ख्याल रखे। अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए तो सब करते हैं। मैं इसलिए पिलाऊं कि भाई मेरी वजह से, अगर मेरे बच्चे के ना पीने की वजह से अगर ये वायरस जो है फैल गया तो कितनों को नुकसान होगा। अपने साथ दूसरों का भी सोचना चाहिए। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो पोलियो के हवाले से हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक, आप बताइएगा कि अब बहुत सारे लोगों के रवैये के बारे में हमने बात कर ली। अब जो लोग पोलियो के कतरे अपने बच्चों को नहीं पिलाते हैं, उससे दूसरे भी इफ़ेक्ट होते हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट होते हैं, और ओवरऑल इस डिज़ीज़ के बारे में बताएं कि जिनके बच्चों ने पोलियो के कतरे नहीं पिए होते वो कैसे इफ़ेक्ट हो जाता है, उनके साथ फिर आगे फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होती है।
देखें, सबसे पहले तो ये है कि चूँकि मास लेवल पे एरेडिकेशन हो चुकी है, अब अगर आप नहीं पिलाते हैं तो ये तो और ज़्यादा ये वो ख़तरे वाली बात है। यानी बाकी सबकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई और आपके बच्चे की नहीं डेवलप हुई है। तो खुदारा ये बात यकीन कर लें कि ये कोई साजिश नहीं है और इससे पैरेलल बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से लगता है ये कोई साजिश हो सकती है। लेकिन अगर होती है, देखें मैंने 96 में हमने शुरू की थी ये 94 में पाकिस्तान में शुरू हुई थी, 96 में मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध में था। मैं पोलियो प्रोग्राम का वो रह चुका हूँ, इंचार्ज रह चुका हूँ। ये जामा मिलिया से लेके शाह फैसल तक ये एरिया सारा कवर करता था और गली गली में जाते थे, बल्कि कई दफ़ा मारवार भी खाई है हमारे बच्चों ने। तो उसका ये है कि फिर लोगों को जब समझाया तो लोगों को बात समझ आ गई, उलमाए कराम ने भी समझाया और सारे जो स्कूल के उन्होंने, तो अब बहुत कम लोग वैसे रह गए हैं जो बहुत कम लोग रह गए हैं। हाँ। लेकिन उनको भी फिर समझाने, इल्म जो है आप उसको समझाएं हिकमत और बसीरत के साथ, और फिर उसके बाद जो है बेसिकली इसको बात को समझ लें कि बीमारी क्या है, कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और खुदा न खास्ता एक तो बात होती है माजूरी, लेकिन एक और भी होता है, ये वायरस सबसे पहले तो जीआईटी में जाता है, फिर उसके बाद एंटीरियर हॉर्न सेल्स न्यूरॉन्स है उनको, तो उससे पहले अच्छा, अगर ये उस पे बेजल गैंग्लिया में चला जाए तो फिर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाती है, फिर सांस ही नहीं ले सकता बंदा और हाँ जाहिर सी बात है हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि अब ये पोलियो के जो कतरे हैं ये बच्चों को पिलाने चाहिए, इम्यूनिटी इससे बूस्ट होती है, प्रोटेक्शन रहती है, और फिर ये जो पोलियो होने के चांसेस हैं ना होने के बराबर होते हैं। फिर अगर आपने वैक्सीन अगर आपकी इम्यूनिटी होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि अब तो डबल है, एक दफा इंजेक्टेबल लगा देते हैं। अलावा भी कोई अब अगर कोई पोलियो से इफेक्टेड हो गया, मतलब किसी को पोलियो हो गया है, तो क्या कुछ ऐसी और कोई मेडिसिन नहीं है कि उसको ठीक कर सकें या रिकवर कर सकें? कोई ऐसा इलाज नहीं, मेडिकल बिल्कुल इलाज नहीं, जदीद में कोई ऐसा इलाज नहीं। पोलियो पहली बात तो यह कि न्यूरोलॉजिकल इलनेस जो होती हैं उनका इलाज वैसे भी नहीं होता। हाँ, मतलब ये नहीं कह सकते, अल्लाह ताला ने हर मर्ज का इलाज रखा, लेकिन पोलियो ऐसा है इसमें आपको इसमें आपको जो है ये बिल्कुल क्लियर कर लें कि अगर पोलियो हो गया तो उसकी ज़िंदगी भर की माजूरी है। सही। और माजूर ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, लोग दुआ मांगते हैं अल्लाह किसी के क्या कहते हैं उससे बचाना, जी माजूरी से और जी दूसरों पे डिपेंडेंट होने के। जी जी जी। तो इलाज इसका सिर्फ यह है कि वैक्सीनेशन की जाए और लोगों को जो हम सब का हक बनता है, हम अपने माशरे में देखें कि जिनके ज़हन इस तरह के हैं उनको प्रैक्टिकली समझाया जाए। देखें भाई ये कोई पोलियो के कतरे पिलाना किसी साजिश का ऐसा नहीं है, सिर्फ यह है कि एरेडिकेशन है, यहाँ से एरेडिकेट हो जाएगा तो दुनिया वाले सारे वो हो जाएंगे। सही, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतनी आगाही पेरेंट्स के अंदर होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा मालूमात जो है वो पेरेंट्स को होनी चाहिए, और ये जो लोग रेजिस्ट करते हैं इन तक भी ये आगाही पहुंचनी चाहिए कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। ये इससे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, इम्यूनिटी जो है वो मेंटेन होती है और इफ़ेक्ट नहीं होता है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो बाकी भी महफूज रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पर आए। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है, और आज का शो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियस 10।